ऐसे राजस्थान में हमारे कम बारिश होती थी, तो इसमें पहले पानी की बचत करना हमारे पहला उद्देश्य था। बस था नहीं, आज से 25 साल पहले ये इज़राइल टेक्नोलॉजी मार्केट विदेशी टेक्नोलॉजी थी, हमारे किसानों के पास था नहीं। कल लेबरों का जो प्रॉब्लम था, जो लेबर इसमें ज़्यादा चाहिए शॉप के अंदर, जैसे इसका मेड़ चढ़ाना, इसकी निदाई-गुड़ाई करना, तो हमने जो 7 फीट का 210 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस रखा था, उसमें आसानी से ट्रैक्टरों से, यंत्रों से काम होने लग गया। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के सिरोही जिले से विशेषज्ञ किसान इशाक अली जी। तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। जी, तो किसान मित्रों, इशाक अली जी सौंफ की खेती में विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं, तो आज हम इसी विषय पर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप खेती में कैसे आपका आना हुआ? सर, मैं ऐसे पढ़ने में तो ऐसा होशियार ही था, लेकिन हमारे पिताजी पहले लीज़ पे खेती करते थे और कुछ क थोड़ी ज़मीन हमारी खुद की भी थी। तो अपने पिता के पास ज़्यादा कृषि होने के उनका हाथ बटाने के लिए मैं बड़ा था पुत्र। तो मैं फिर सीनियर हायर सेकेंडरी छोड़ के फिर मैं इनके साथ कृषि में मेरा लगाव रहा। पिताजी बोले तू नहीं आगे पढ़, मैं नहीं पिताजी अपने इसमें कोई नयाचार करते हैं। आप परंपरागत खेती जो करते हैं जैसे हमारे वहाँ ज़्यादातर कैस्ट्रोल होता था, कॉटन होता था और अन्य जो मस्टर्ड होती थी। तो फिर मैंने कहा कि अपने ये सब छोड़ के अपने एक अच्छी जो क्रॉप है जो उंझा के अंदर जो कैश क्रॉप के अंदर जीरा और सौंफ कहा जाता है, तो अपनी एक क्रॉप पे अच्छी मेहनत करिए और इसमें अच्छा एक अपने काम करेंगे, अच्छी उन्नति कर सकते हैं अपन। पिताजी ने बोले कोई बात नहीं, तू फिर सीनियर हायर सेकेंडरी छोड़ दी। फिर मैंने इनके साथ पहले साल से जो हमारे परंपरागत जो हमारे जो बीज था, जो हम थोड़े एरिया में सौंफ की खेती करते थे। तो फिर हाँ जी, किसान की पहली प्राथमिकता होती है अच्छा बीज, गुणवत्ता वाला बीज। तो हमने हमारे जो खेत में से जो हमारा जो पिताजी 1-2 बीघे में सौंफ करते थे, उसमें से हमने अच्छे कैरेक्टर वाला जो बीज इसमें सिलेक्ट किए, जिसमें इसमें दाने अच्छे हो, कुंती अच्छी हो और इसके ब्रांचेज़ हो, ऐसे कैरेक्टर वाले को हमने सिलेक्ट करके फिर हमने वो बीज तैयार किया। फिर सर हमारे वहाँ पहले सब डायरेक्ट सोइंग की फसलें ये वरियाली की जो होती थी, सौंफ की होती थी। फिर हमने इसको सोचा कि इसको अपने ज्यामिति चेंज करके और अच्छा अपने जैसे मिर्ची, बैंगन के जो पौध लगाते हैं उसी प्रकार से ट्रांसप्लांट पर जावे तो कैसा अच्छा रहेगा। तो फिर पिताजी बोले कि अपने चलो इसको अपने सीडलिस्ट तैयार करते हैं, बीज तैयार करते हैं, अपने पौधे तैयार करते हैं। तो उस साल हमने फिर छोटे से एरिया में पौध तैयार किए। पौध तैयार हमने 1 जून को हमने पौध तैयार किए। तो हमने 45 दिन तक उसको नर्सरी में रख के फिर उसको ट्रांसप्लांट किया। तो उसका जो उसका यील्ड था, यील्ड भी बढ़ गया, गुणवत्ता अच्छी हुई, तो उसमें अच्छा हमारे को इसमें रुझान और इसमें बढ़ने लगा। फिर अगले साल हमने उसमें और अच्छी मेहनत की। तो पहले हम डायरेक्ट सोइंग और मतलब घने पौधे में बोते थे। लाइन नंबर की जो पंक्तियाँ थी इसको 2 फीट पे थी, 3 फीट पे थी और इसमें बीमारियाँ ज़्यादा आती थी। फिर इसमें और अगले साल हमने और इसमें नवाचार किया। यार क्यों इसमें ऐसे राजस्थान में हमारे कम बारिश होती थी, तो इसमें पहले पानी की बचत करना हमारे पहला उद्देश्य था। तो कैसे बचत किया जाए? वैसे हमारे पास पहले ड्रिप स्प्रिंकलर अपने किसानों के पास था नहीं। आज से 25 साल पहले ये इज़राइल टेक्नोलॉजी मार्केट विदेशी टेक्नोलॉजी थी, हमारे किसानों के पास था नहीं। तो फिर हमने इसमें एक एक हमने आइडिया बनाया कि भई इसको ज्यामिति इसको पूरा चेंज किया जाए। ज्यामिति मतलब इसका प्रत्यारोपण जो जो पंक्तियाँ है उसको और बढ़ाया जाए और उस पंक्तियों में फिर हमने जो लाइन से लाइन दूरी रखी, एक 4 फीट की रखी, एक 7 फीट की रखी और पौध से पौध की दूरी हमने 1 फीट की रखी, 30 सेंटीमीटर की। तो उसमें हमने ये जो पहले जो जो किया ने तो उसमें अच्छा हमको जो पानी का जो बचत था, तो पानी का बचत 55% हुआ। जो 4 फीट की चैनल में पानी दिया था, तो और 7 फीट की चैनल में हमने पूरा मतलब सूखा रखा। तो इसमें हमको 55% ही पानी बचत हुई। दूसरा इसमें था मुख्य जो हमारा इसमें जो फ़ायदा हुआ, जो ज्यामिति करने का, चेंज करने का, वो था इसमें जो बीमारियाँ जो मेजर बीमारियाँ ज़्यादा आती थी। जो घने पौधे रहते थे उसमें ब्लाइट आती थी, झुलसा आता था, कालिया आता था और ये सब ये बीमारियाँ आने का
मकसद था, कारण था, एक ये नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से। तो हमने जो ज्यामिति चेंज किया, तो उससे आर्द्रता और नमी कम हो गई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी हो गई। जो 10-10 बजे तक उसमें जो ओस पड़ती थी, सर्दियों के टाइम पे, जाड़ों के टाइम पे, तो वो ओस भी जल्दी इससे पौधों से उठ गई। तो उसमें जो लगने वाली जो बीमारियाँ थी, बीमारियाँ भी कम हो गई और जिसमें लगता था जो पेस्टिसाइड जो बीमारियों को जो फंगिसाइड्स दवाइयाँ जो छिड़काव करते थे, वो बीमारियाँ कम हुई तो बीमारियों के साथ-साथ दवाइयों का खर्चा भी कम हो गया और दूसरा पानी की बचत कम हो गई और तीसरा ये जो हमारा आजकल लेबरों का जो प्रॉब्लम था, जो लेबर इसमें ज़्यादा चाहिए शॉप के अंदर, जैसे इसका मेड़ चढ़ाना, इसकी निदाई-गुड़ाई करना, तो हमने जो 7 फीट का 210 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस रखा था, उसमें आसानी से ट्रैक्टरों से, यंत्रों से काम होने लग गया और इसमें निदाई-गुड़ाई के लिए हम डायरेक्ट ट्रैक्टरों से इसमें निदाई-गुड़ाई हो जाती थी और इसके मेड़ भी हमारे ट्रैक्टरों से, यंत्रों से हो गया, तो लेबर कॉस्ट भी घट गई और पेस्टिसाइड्स का भी खर्चा कम हो गया और पानी का जो 55% का बचत हुआ, बिजली ब बचत हो गई, तो हम उसको 10 और 12 दिन के अंदर उसको पानी पिलाते हैं। तो 4 फीट की रो के अंदर जो पानी देते हैं, तो 12 दिन के अंदर उसको पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो टोटल मिला के हमारा जो कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट रहा, वो जो लागत मूल्य थी, वो घट गई और हमारा जो जिसका उत्पादन था, जो यील्ड था, यील्ड भी बढ़ गया और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही, इसकी गुणवत्ता बढ़ गई और गुणवत्ता बढ़ने से इसका जो कलर मेंटेन हुआ। फिर हमने दूसरा एक नवाचार और किया कि हमारे जो किसान पहले उसको खुले मतलब खलिहानों के अंदर सब को सुखाते थे, तो उसमें कलर मेंटेन नहीं रहता था। तो फिर हमने थोड़ा-सा लेके फिर उसको हमने एक शेड के घरों के बालकनियों के अंदर इसके हमने सुखाया, तो उसका कलर इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सन डायरेक्ट ऊपर प्रकाश नहीं पड़ा और उसका ब्राउन कलर नहीं और उसके ग्रीन में थोड़ी गुणवत्ता में अच्छा इसका रिजल्ट मिला। तो अगले साल हमने उसको शेड बनाया एक छोटा-सा झोपड़ीनुमा। तो झोपड़ीनुमा शेड के अंदर हमने तार की पंक्तियाँ बनाई और उसपे टिंगा दिया सौंफ को। और सौंफ कम जगह पे ज़्यादा मात्रा में सुखाने में भी आसान हुई और उसका जो कलर जो मेंटेन रहा, वो कलर मेंटेन रहा। जो जैसे ही अपने खेत से आया ग्रीन, ऐसा का ऐसा वो ग्रीन कलर में उसके अंदर सूखा शेड के अंदर। फिर वो कलर को फिर मार्केट में उस सौंफ को हम ले गए, तो उस कलर का हमको जो खलिहान में डायरेक्ट सुखाते थे, इससे अधिक पैसे उसमें मिलने लगे। तो हमारे किसानों ने फिर आजू-बाजू सब वो हमारे जो ये टेक्नोलॉजी जो हमने जो शेड का जो सुखाने का जो हमने तरीका अपनाया, वो सब किसानों ने अपनाया। फिर हमारा जो किसानों ने फिर ये सोच थी कि भई यार ये इतना बड़ा डिस्टेंस रख दिया है, तो इसमें एक तो उत्पादन कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस 7 फीट का था, एक 4 फीट का था। तो इसमें एक अपने फसल में गिरावट आ जाएगी, अपने उत्पादन में गिरावट लेकिन हम तो हमारे काम में लगे रहे। तो किसान क्या है, किसान देख के प्रभावित होता है और किसान को कोई फ़ायदा होता है, इसीलिए वो बार-बार ये पंक्तियों से सौंफ को बुआई करता है। तो फिर आजू-बाजू हमारे सब किसान हमारे फील्ड पे आने लगे और देखने लगे कि यार ये अपने तुम जो कार्य कर रहे हो ये इसमें कितना बेनिफिट है। फिर उनको डिटेल से उसको समझाया। देखो इसमें तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमको देखने को मिला कि 55% इसका पानी फिर उनको समझाया। देखो, हमने 4 फीट और 7 फीट के ये जो चैनल है, जो पंक्तियाँ बनाई है, तो उसमें हम 7 फीट के अंदर बिल्कुल पानी नहीं देते और उसमें लेबर को चलना-फिरना आसान हो जाता है और 4 फीट में पानी देता है। तो उसमें एक तो हो गया है पानी की बचत। दूसरा उनको वापस हमने समझाया कि इसमें जो अपने जो बीमारियाँ लगती थी शॉप के अंदर, कोई भी इसका मतलब बीमारी आने का कोई रीज़न होता है। जैसे अपने तम्बाकू खाते हैं, तो तम्बाकू एक निकोटीन इसमें एक पदार्थ होता है, तो उससे अपना कैंसर होता है। तो इसमें भी जो फंगल आता था, बीमारी आती थी, जो 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 कालिया, ब्लाइट, झुलसा जो मेजर बीमारी आती, तो उसका रीज़न भी ये था, इसका कारण ये था कि ज़्यादा पौधों में नमी हो जाती थी, इसमें हवा का आदान-प्रदान नहीं रहता था और प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से नहीं होती थी, इसकी वजह से बीमारियाँ आती थी। तो ये ज्यामिति चेंज करने से, ज्यामिति बढ़ाने से ये सब बीमारियों का प्रॉब्लम आसान हो गया और ये इसका निदान हो गया। तो ये लोगों को समझ में आया किसानों को कि नहीं ये भी ये एक अच्छा ये आइडिया है और ये अच्छा तौर तरीका है। तो ये भी इनके समझ में आया। तो आज हमारे 7 से 8 हज़ार हेक्टेयर में इस साल हमारा क्रॉप था, हमारे एरिया में। तो जो किसान छोटे जोत वाला है हो, बड़े जोत वाला हो, सभी यही ज्यामिति से किसानी करता है सौंफ की।
और शेड के अंदर सुखाता है। फिर हमने एक इसको सफाई करने के लिए हमको फिर इसकी ज़रूरत पड़ी। तो हमने फिर छोटे प्रमाण में एक मिनी कम ग्रेड कम ग्रेड थ्रेशर बनाया, जिसमें थ्रेशिंग भी हो जाती थी, सफाई भी हो जाती थी, थोड़ी क्लीन भी हो जाती थी। तो ये भी हमने फिर आविष्कार किया, तो ये मशीनें फिर बनाई हमने हमारे गाँव के ये किसान अपने लोहार के मदद से। तो ये किसानों को फिर ये मशीनें हमने मुहैया करवाई, तो इससे भी किसानों को आसानी होगी किसानी की शौक की खेती करने में। तो कुल मिला के सर ये मतलब हम ये कारवां कम से कम 1971 से कर रहे हैं। तो और मेरा जो कार्य रहा, ये मैंने 91 से स्टार्ट किया। अब ये हमारा ये जो अब हमारा पूरा जो एरिया था, जो आबू का एरिया, ये पूरा ट्राइबल इलाका कहलाता। तो सर वहाँ पहले रोज़गार नहीं था किसानों के पास। तो रोज़गार नहीं था, तो किसानों के पास आदिवासियों की छोटी-छोटी जोत थी, तो हमने फिर उनको काम पे रखा। 1/4 पे, कि भई आपको सिर्फ़ इसमें मज़दूरी करनी है और आपका कुछ पैसा नहीं लगाने का। तो आपको खाली ओनली मज़दूरी का 1/4 को आपको मिल जाएगा। जैसे ₹100 का जैसे माल बिका तो आपको ₹25 से मिल जाएगा। तो धीरे-धीरे फिर ये प्रथा हमारे आजू-बाजू सब किसानों ने अपनाई और हमारे ट्राइबल इलाके जो हमारे किसान भाई-बहन हैं, जो इससे हमारे साथ जुड़े, फिर वो लोग इन काम में सीखे। फिर अब हमारा जीवन का एक हमने पुण्य का काम किया कि उनको ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, हमारा जो बीज था, जो हमारी जो ये प्रणाली से उनको वाकिफ़ किया। तो ये लोग हम छोटे-छोटे जोत में 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया अब शॉप में कमा रहे हैं। तो ये हमारे वहाँ एक समृद्धि आई, भाईचारा बढ़ा और हमारा ये एरिया में अब एक अच्छी क्रांति आई शॉप में। सर। जी। सर सौंफ की खेती भारत के किन-किन क्षेत्रों में की जा सकती है? जैसे कि इसके लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी सूटेबल रहती है? सर, इसमें भारत में अपने जैसे हमारा राजस्थान और गुजरात में अधिकतर मात्रा में होती है और एमपी में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है। लेकिन जो जो उसका गुणवत्ता वाला पूरे भारत का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सौंफ हमारे आबू के एरिया में होता है। जैसे अपने जी, हिमाचल में भी ऐसे सेब के पौधे होते हैं, सेब लगती है, लेकिन जो कश्मीर का जो होता है उसका जो टेस्ट, इसकी गुणवत्ता, इसके न्यूट्रिएंट में ऐसा ही हमारे जो आबू की शॉप में इसमें जो इसमें मिलने जो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं औरों से अच्छी गुणवत्ता वाला है शॉप में। तो हमारा जो मार्केट में आबू की शॉप का बहुत अच्छा तगड़ा मार्केट ऊंझा के अंदर नाम से बिकती है आबू की शॉप। हमारी ऊंझा की मंडियों में आबू की शॉप जाती है, जब भी इसमें 4 चाँद लग जाते हैं और हमारी शॉप को औरों से मतलब 20 किलो के मतलब दो 200-300 रुपए ज़्यादा इसमें बोली लगती है। क्योंकि इसमें जो कलर उसका जो मेंटेन रहता है, इसमें जो खुशबू है, वो औरों से भी अलग है। जी बताएँ। इसमें शुष्क और नमी वाला जो ज़्यादा आर्द्रता वाला नमी इसमें होना नहीं चाहिए, हल्की भूरी मिट्टी होनी चाहिए और एकदम दोमट मिट्टी होने पर इसमें थोड़ा बीमारी का ज़्यादा रहता है इसमें। जी। सर किसी भी फसल की अच्छी उपज के लिए बीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, हाँ, तो रोल होता है, बिल्कुल। की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी किसानों को बताएँ। सर देखो, मेरी तो एक सुझाव ये है किसान अपने जो परंपरागत जो बीज है, उसको अपनाइए, उसमें जो बीमारी में जो रोग प्रतिकारक शक्ति सबसे ज़्यादा रहती है। आजकल जो जीन्स चेंज करके जो बीजों जो बीटी है, वो ऐसे मतलब जो बीज है, वो 1-2 साल आपको अच्छी उसको उत्पादन दे लेकिन लेकिन अपना जो परंपरागत जो बीज है, वो औरों से अच्छा हटके और अच्छी गुणवत्ता वाला अपने इसमें सिलेक्शन पद्धति इसको अपना सकते हैं। जो आज हमारा बीज है, हमारे बीज की बात कर लेते हैं तो हमारा जो आबू सॉफ्ट 440 नाम का जो बीज है, तो हमने सिलेक्शन पद्धति से उसको सिलेक्ट किया है। तो ये हर साल उसको हमने इसमें क अच्छे-अच्छे कैरेक्टर, अच्छे-अच्छे गुणवत्ता वाले को उसमें सिलेक्ट करके हम उसको नर्सरी करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर वापस उसमें अच्छे कैरेक्टर वाले ऐसे उसका बीज तैयार करके वो अपनाते हैं। तो सर ये हमारा आज पीपीपीआर है, जो किसान राइट एक्ट के अंदर जो भारत सरकार ने दे रखा है, उसमें हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मेरे ये सुझाव है कि अपने किसान अधिकतर बीज जो अपने जो परंपरागत जो मस्टर्ड का जैसे है, जैसे अपना सौंफ का बीज है, जीरे का बीज है, क्यूमीन का बीज, वो अपना अच्छा गुणवत्ता वाला अपने खेत से चुनाव करें और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज अपने पास में रख के और उसका बुवाई के लिए काम करें।
तो अपने अधिक जो पैसे जो मार्केट में जो देने पड़ते हैं, उससे भी बच सकते हैं और ये बीज अपने उत्पादन के लिए अच्छी कारगर हो सकता है। सर सौंफ की खेती के दौरान किन बीमारियों का खतरा होता है फसल पे? सर सौंफ की खेती में सबसे ज़्यादा बीमारी का जो फंगल का जो बीमारी रहता है, इसमें जैसे ब्लाइट है, झुलसा है इसमें एक दूसरे बीमारी है सर ज़्यादा न नाइट्रोजन लेने से गमोसिस आता है, जो जो उसको गोंदिया कहते हैं। जो जो अम्बेल जो निकलते हैं ना, उसके अंदर चिपचिपा पर्द एक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। तो उससे क्या होता है कि दाने नहीं बनने देती और क्रॉप अपना एकदम नीचे गिरावट पे इसका यील्ड आ जाता है। तो ये सबसे मेजर बीमारी है ये गोंदिया का, जो उसको गमोसोस कहते हैं। तो ये अधिकतर क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से ज़्यादा आता है और अधिकतर हमारे किसान उसका जो नाइट्रोजन, जो यूरिया का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से ये बीमारियाँ आने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो मेरी ये सलाह या सूचन है कि किसान अपने सौंफ की फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का कम यूज़ ले और 90 दिन के बाद यूरिया का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इससे अपने बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये अपना जो ब्लाइट और जो झुलसा और जो कालिया है, ये अधिक नमी वाले एरिया के अंदर और ज़्यादा नमी खेतों के अंदर रहती है, तो ये बीमारी ज़्यादा पनपती है। तो उसको मतलब अपने बचाव करने के लिए और उसका निदान करने के लिए तो अपने ये जो हमने जो ज्यामिति जो चेंज की है, उससे अपने जो खेती उस टेक्नोलॉजी से जो खेती करेंगे ना, तो उसमें जो नमी का जो प्रकोप है, वो हट जाएगा और जो लगने वाली जो बीमारियाँ हैं, वो 50% से गिरावट में आ जाएगी। तो वो ये ज़्यादा मेजर बीमारियाँ उसमें ये ब्लाइट, झुलसा का रहती है। तो निदान अपने जो ज्यामिति हमने चेंज की, उसी हिसाब से जो खेती करेंगे, तो उसमें भी अपने को फ़ायदा हो सकता है। जी। सर आज के समय में खेती से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है और दूसरी तरफ ये बात हुँ। चल रही है कि जैविक विधि से भी खेती की जाए। तो वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनको अपना करके किसान अपनी लागत को कम कर सकते हैं, ताकि मुनाफ़ा हुँ। बढ़ सके? सर, सबसे पहले तो अपने किसान को अपनी खेती की ज़मीन की टेस्टिंग करानी ज़रूरी है। अपने हमारे किसान क्या करते हैं, जो खाद की ज़रूरत नहीं रहती, जो न उसको जो पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं थी, वो पोषक तत्व अपने डाल देते हैं और अपने उसमें ज़्यादा अपना खर्चा लग जाता है। तो पहले तो अपने ज़मीन की लैबोरेटरी करानी चाहिए कि इसमें अपने कौन-सी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कौन-सी खाद की ज़रूरत है, तो अपने उस हिसाब से वो अपने उसमें खाद दे सकते हैं। तो पहला तो ये काम है। फिर अपने जो हमारे जो किसान हैं, इसको खेतों को हम गर्मियों के अंदर हमारे जैसे जैसे हमारी क्रॉप है, खत्म हो गई, जैसे सौंफ की फसल है, तो उसको हम रोटावेटर से या इसको पूरी फसल को मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये एक 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 खाद बन जाता है, एक हरित खाद बन जाता है। तो इससे हमारा ज़मीन के अंदर एक खाद की पूर्ति पूरी करता है। दूसरा हमारा जो किसान है, जो अब आजकल पशु का जो जो अपना जो गाय है, भैंसे वो कम पालता है। तो हमारे किसानों को ये जानवरों को भी पालना चाहिए, तो अपना घर के लिए भी काम आ जाए और बचा हुआ अपने मार्केट में बेच सकते हैं। उसका उसका जो गोबर है, उसका खाद बन सकता है, तो उसके अपने खाद से भी खेतों के अंदर डाल सकते हैं। वर्मी कंपोज़ है, खादर है, उसको सड़ा-गला कर भी अपने खेतों के अंदर काम ले सकते हैं। आजकल ज़मीनों के अंदर अपने सबसे ज़्यादा अब ऑर्गेनिक या देसी खादों के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़मीन अब धीरे-धीरे बंजर होने लगी है। तो अपने आजकल गवर्नमेंट को इसमें पैसे भी सब्सिडी भी ज़्यादा जाते हैं और अपना ज़मीन का भी नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, मानव जात का भी नुकसान होता है। इसके बचाव के लिए अपने अब ऑर्गेनिक खेती है, वह अपने जो देसी खादों से अपने खेती को तैयार करो, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी अपनी। और ये अपने ये ज़्यादा जो अपना जो उर्वरकों का जो पैसा लगता है, वो पैसा भी कम हो जाएगा और अपनी जो अब जो क्रॉप होएगी, जो पैदावार होएगी, वो हेल्दी रहेगी। तो हेल्दी रहेगी, तो उसमें बीमारियाँ भी कम आएगी, इसमें दवाइयों का खर्चा भी कम आएगा और अपना जो शरीर के लिए भी, मानव जात के लिए भी, पशुओं के लिए और सबके लिए ये मतलब फ़ायदे का ही काम है। जी। सर किसान काफ़ी लंबे समय से रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो क्या आज के समय में ये संभव है कि सौंफ की खेती पूरी तरह से जैविक विधि से की जा सके? सर हाँ, सौंफ की खेती पूर्ण तरह से जैविक या ऑर्गेनिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है।
जैसे हमारे जो ज़मीन के अंदर तो अपने पूरा इसमें ऑर्गेनिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो क्लाइमेट चेंज और ये जैसे बादल छाया हो जाता है, तो उसमें एक एक कीट लगता है, एफिड एफिड लगता है, माऊ मच्छी लगती है। तो उसमें हम पहले जो शुरू में क्या करते हैं, जैसे नीम का जो ऑयल है, उसका स्प्रे करते हैं, नीम का तेल का। फिर ये देसी ये जो अपने जो अ, आईपीएम के प्रणाली के हिसाब से जो मापदंड के हिसाब से जो जो दवाइयाँ होता है वो उसकी यूज़ करते हैं। फिर हमारे किसान क्या करते हैं कि जो ये डायरेक्ट खाने वाला क्रॉप है, ये फसल है, तो उसमें ये न समझ के कारण ये मार्केट से फिर रासायनिक दवाई लाते हैं और दवाइयों का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्रॉप का भी नुकसान होता है और ये अपने खाने में भी नुकसान करता है। तो ये अपने इसको ध्यान रखना पड़ता है कि ये अपने जैसे अपने सौंफ की फसल कर रहे हैं, तो ये जनवरी फरवरी के अंदर क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे बादल छाया होता है। इसमें जो क्लाइमेट में फिर वातावरण के अंदर जो गर्मी पैदा होती है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भई इसमें माऊ और माला होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उस टाइम पे अपन को फिर सावधान रहना पड़ता है। उस टाइम पे फिर अपन जो देसी ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ है, जो नीम का खली से बना हुआ और ये धतूरे और आग से बनी हुई जो दवाइयाँ है, उसका छिड़काव करेंगे तो उस अवस्था में अंदर वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा। फिर अपने उसमें क्या करते हैं हमारे किसान, उस टाइम को ध्यान लगाता नहीं है, तो वो धीरे-धीरे वो अंडे से फिर बड़े जीव होते हैं, तो वो फिर उस दवाइयों से ऑर्गेनिक दवाइयों से वो कंट्रोल नहीं होता। तो वो टाइम निकल जाता है, फिर हमारा किसान आनंद-फानंद में मार्केट में जाता है और बाज़ार से फिर रासायनिक दवाइयाँ लाके उसपे छिड़काव कर देता है। तो ये एक फिर उसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये किसान को जागरूक रहना पड़ता है कि भई अपने किस टाइम पे कौन-सी बीमारी आ रही है और किस टाइम पे कितना दवाइयों का यूज़ करना है, वो उसका अपना सही तौर तरीके से करेंगे, तो इसमें और अच्छा अपने को किसानों को इसमें बेनिफिट मिल सकता है। जी सर सौंफ को क्या औषधीय फसलों की श्रेणी में रखा जा सकता है? कुछ किसानों का ये भी सवाल है। हाँ जी, औषधि में इसमें ये अपने जैसे अपने डाइजेशन के लिए सौंफ डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा ये एक सौंफ का जो शरबत है और इसकी सौंफ को खाने में ये अच्छी गुणवत्ता उसको माना जाता है। और दूसरा इसमें ये इसमें कलर भी जो जो अपने ऑर्गेनिक कलर जो होते हैं, जो फ्रूट जो काम के आते हैं जो वो उसमें कलर में भी ये इसका कलर में भी काम आता है। और ये मतलब सौंफ एक एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी लाभदायक फसल है ये। जी। सर सरकार की ओर से क्या सौंफ की खेती में किसी भी प्रकार से मदद मिल सकती है किसानों को? हाँ सर, इसमें सौंफ में तो सबसे ज़्यादा हमारे को रहता है ये हमारे जो यूनिवर्सिटी है, केवी की है, हम हमारी फील्ड पे ही हम हज़ारों-हज़ारों किसानों को बुलाते हैं और इसमें वर्कशॉप, मीटिंगें करते हैं और नए-नए किसानों को जो एक किसान की सोच और एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से उनकी सोच, दोनों सोच मिल के किसानों को प्रेरित करते हैं और इसमें फिर इन जो कृषि विभाग के जो कोई नए सरकारी जो लाभ आते हैं, तो उनके माध्यम से उनको पहुँचाते हैं। जैसे कि छोटे-छोटे मतलब उपकरण है, जैसे थ्रेसिंग करने के लिए थ्रेसर है, फिर इसको मतलब सफाई करने के लिए छोटे थ्रेसर है, फिर इसमें जो दवाइयों का है, छोटे किसानों के लिए कोई ज़रूरी दवाई जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो आती है, तो उनको भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम ये किसानों के लिए करते रहते हैं मीटिंगें और किसानों को बुला के इनके बारे में किसान की मतलब सरकारी की जो योजनाओं के बारे में बताते हैं और किसान की हमारी जो उन्नति किसानों को कैसे फ़ायदा हो सकती है, उसके बारे में मीटिंगें करते हैं। तो ये इसको फ़ायदा होता रहता है हमारे किसानों को। जी। सर सौंफ की खेती से जुड़ा एक और भी बहुत ही अहम सवाल ये है कि इसमें किसी क्षेत्र विशेष में जैसे कि मान लीजिए कि 1 बीघे में या फिर एकड़ या जो भी है एक क्षेत्र विशेष को आप मान करके कितना इसमें कितनी लागत आएगी और उस लागत के बाद से किसानों को मुनाफ़ा कितना मिलेगा? ये भी ज़रा बताएँ किसानों को। हाँ, सर हमारा एरिया में हमारे सब किसानों के मैं मतलब उम, ये बड़े स्केल मतलब 5 से 4,000 हेक्टेयर किसानों की बात कर रहा हूँ और मेरी भी बात कर रहा हूँ कि हमारे जी, 1 बीघे के अंदर हमारा
क्रॉप 10 से 12 बोरियाँ होती है। एक बोरी में 60 किलो का इसमें वेट आता है। तो हमारा किसान एक बीघे में 10 से 12 बोरियाँ उसका उत्पादन ले लेता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे ग्रेडिंग बाई करते हैं, ग्रेड। जैसे खेत से अम्बेल कटिंग आई, तो उसका हम खलिहान में लाके इसका ग्रेडिंग करते हैं। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसमें ग्रेडिंग करते हैं। जैसे अच्छा ग्रीन वाला है तो उसको अलग करते हैं छटनी, और उसका थोड़ा सा दाना में थोड़ा फर्क लग जाएगा तो हमारा लेबर उसको उसको सेकंड में डाल देगा, सेकंड और थर्ड। तो हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहती है फर्स्ट क्वालिटी निकालने की। तो फर्स्ट क्वालिटी हम निकालेगा, हमारा 80% फर्स्ट क्वालिटी निकालते हैं। तो ये 80% फर्स्ट क्वालिटी निकालेंगे तो अपने इसमें अपने जो अपने मुनाफा में बढ़ोतरी रहेगी। तो इसमें हर हर चौथे दिन के अंदर इसको पिकिंग करनी पड़ती है शॉप को, तभी इसका कलर मेंटेन रहता है। तो ये हमारा किसान सब हमारा जो अब जो इसका पिकिंग करने का जो टाइम पीरियड है वो हमारे से सीख के अब उसी टेक्नोलॉजी से करता है। तो फर्स्ट क्वालिटी हमारे अभी मार्केट के अंदर अभी इस साल 350 से 400 रुपये किलो गई। तो हमारा किसान हर एक बीघे के अंदर से मतलब 50-60 हजार रुपये उसका मुनाफा कमाता है। और डायरेक्ट सोइंग में जो किसान करेगा, डायरेक्ट सोइंग से जो किसानी करेगा तो उसको मुनाफा 25 से 30 हजार रुपया मिलेगा। तो ये ट्रांसप्लांट और एक डायरेक्ट सोइंग में दो गुना अंतर है इसका। ठीक है सर। अब कार्यक्रम के अंत में सर किसानों को कृपया ये भी बताएं कि इसमें जो किसान सौंफ की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस पूरी खेती के दौरान उनको किन प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले जो हमारी जो ये ट्रांसप्लांट वाली वैरायटी के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले तो देखो अपने खेत को गर्मियों को अच्छी जुताई करके और 1-2 बार इसकी जुताई करके उसको खेतों को तैयार करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अपने खेतों के अंदर जो शुद्ध कमी है, जो अपने उस टाइम पे गर्मियों के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर अंदर उसके में जुताई करते हैं तो वो पूरा मतलब अपना खेत हेल्दी हो जाते हैं। फिर खेत को समतल करके उसको छोड़ देते हैं। फिर हमारा 1 जून से 5 जून तक उसकी फिर हम नर्सरी करते हैं, खेतों के अंदर ओपन नर्सरी करते हैं फील्ड के अंदर। फिर वो नर्सरी 45 दिन के होने के बाद में फिर हम उसको 1 अगस्त से 10 अगस्त तक उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट करने के बाद में फिर इसकी ज़रूरत खाली निदाई गुड़ाई की रहती है। फिर 1 महीने की क्रॉप होने के बाद में फिर उसको हम इसकी निदाई गुड़ाई करवा देते हैं। और फिर ये धीरे-धीरे क्रॉप ये 11वें महीने के अंदर आ जाती है, 2 फीट का अंतराल में, तो उसकी मेड़ चढ़ जाती है। मेड़ इसलिए चढ़ती है क्योंकि पौधे में फिर वज़न होता है, वज़न के कारण पौधे लुढ़क जाते हैं, तो इससे क्या है क्वालिटी में और उत्पादन में कमी आती है, तो इसके अंदर मेड़ भी चढ़ाना ज़रूरी रहती है। तो उसके अंदर फिर मेड़ चढ़ाते हैं और फिर जनवरी के अंदर इसकी पिकिंग करते हैं। पिकिंग करने के बाद इसके सबसे ज़्यादा इसमें 22 से 23 बार पिकिंग करते हैं, इसकी कटाई करते हैं हम। जी। और अमूमन जो किसान जो खेती करते हैं, जो डायरेक्ट सोइंग वाले एक साथ कटाई करके थ्रेशिंग करते हैं। और हमारी ये जो ये क्रॉप है, ये 23 बार 22 से 23 बार महीने में 4 बार इसकी कटिंग 4 से 5 बार कटिंग होती है। तो 3 महीने तक ये क्रॉप चलती है। तो इसमें ये थोड़ा वर्किंग वाला काम है, लेकिन इसके साथ-साथ इसकी मतलब पैदावार भी अच्छी होती है और इसके साथ इसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। जी। तो किसान मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारा कार्यक्रम अब यहाँ पे समाप्त होता है। हमारे साथ थे इशाक अली जी, ये सौंफ की खेती में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। तो ये विशेष कार्यक्रम था इनके साथ में। आगे आप लोगों के सवालों के साथ अगर आप लोगों को कोई भी और भी जिज्ञासाएँ हैं, उनके साथ हम सर के साथ फिर से जुड़ेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। संभव है कि हम आने वाले समय में धन्यवाद फिर से आपका आपसे भी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।